उत्तराखंड को अगर आप देखें, इट इज़ मिनी इंडिया, कि यहाँ की बायोडाइवर्सिटी इतनी रिच थी और इसी वजह से लोग यहाँ पर आके बसे, क्योंकि विश्व की जितनी भी पुरानी संस्कृतियाँ हैं वो सब समाप्त हो चुकी हैं। लेकिन गंगा यमुना की संस्कृति जो है वो आज भी जीवंत है, आज भी वाइब्रेंट है। उत्तराखंड में कोई भी पर्यावरण में गड़बड़ी हुई तो इसका प्रभाव जो है आपके बांग्लादेश तक पड़ता है। तो हमारा इतिहास जो है उत्तराखंड का, ये इतिहास अंतर्राष्ट्रीय है। उत्तराखंड जो है ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम इसका इतिहास की दृष्टि से देखें या संस्कृति की दृष्टि से देखें तो ये जो हमारी गंगा यमुना की संस्कृति है, द इंडो गैंजेटिक सिविलाइजेशन, उस संस्कृति का ये उद्गम स्थल है। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ द इंडो गैंजेटिक सिविलाइजेशन। और आप देखेंगे विश्व की जितनी भी पुरानी संस्कृतियाँ हैं वो सब समाप्त हो चुकी हैं, या समाप्त नहीं भी हुई हैं तो उनके थोड़े बहुत ट्रेसेस बचे हैं, जैसे चाइनीज़ है, इजिप्शियन सिविलाइजेशंस हैं। लेकिन गंगा यमुना की संस्कृति जो है वो आज भी जीवंत है, आज भी वाइब्रेंट है। तो इसका बहुत कुछ श्रेय जो है वो यहाँ के लोगों को जाता है कि उन लोगों ने आज भी अपने वृक्षों को और अपने पर्यावरण को और प्रकृति को बचाया है, यदि भी अब थोड़ा बहुत परिवर्तन आने लगा है। तो एक तो इस वजह से बड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरा, उत्तराखंड का एक सबसे अधिक जो महत्व है वो है इसका जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। अगर आप देखें, उत्तर में तिब्बत है या चाइनीज़ ऑक्यूपाइड तिब्बत, और आपके ईस्ट में जो है वो नेपाल है। तो दो इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ की वजह से ये एरिया बड़ा महत्वपूर्ण है। और जब अंग्रेज़ लोग यहाँ पर आए तो उन्होंने इस महत्व को समझा। हमारी सरकार ने 1947 के बाद जब हम आज़ाद हुए, उन्होंने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, और इसी वजह से क्या हुआ कि 1962 में भारत की बुरी हार हुई थी चीन से। तो दूसरा, इसका जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बड़ी इम्पोर्टेंट है। तीसरा जो है, ये कैचमेंट एरिया है इंडो गैंजेटिक प्लेन का। इंडो गैंजेटिक प्लेन जो है उसके बारे में कहा जाता है कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल प्लेन्स ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। तो इंडो गैंजेटिक प्लेन का ये कैचमेंट एरिया है जिसमें 40% से अधिकांश जनता रहती है। तो अगर उत्तराखंड में कोई भी पर्यावरण में गड़बड़ी हुई तो इसका प्रभाव जो है आपके बांग्लादेश तक पड़ता है। तो इन सब जो बातें हैं, जब हम इतिहास लिखते हैं हम इस पक्ष को छोड़ देते हैं, विशेष रूप से जब से हमारे वहाँ डायनेस्टिक हिस्ट्री शुरू हुई है, जब कत्यूरी पीरियड। जहाँ तक यहाँ के इतिहास का सवाल है, यहाँ का इतिहास प्रारंभ होता है स्टोन एज से, लगभग आप कह सकते हैं कि 10-15 हज़ार वर्ष पूर्व। स्टोन एज के यहाँ रिमेन्स जो हैं कहीं कहीं मिले हैं। जैसे आप अगर देवीधुरा जाएंगे तो देवीधुरा में A.J. हेनवुड ने 1858 में वहाँ कैन्स डिस्कवर किए थे, कप मार्क्स डिस्कवर किए थे, और इसके साथ ही साथ जिसको हम कहते हैं मेनहिर्स भी उन्होंने डिस्कवर किए थे। जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं जैसे स्टोनहेंज में हैं, तो उसी तरह के रॉक्स जो उन्होंने डिस्कवर किए थे, और उसी के आगे जो है देवी का मंदिर भी है। तो जो हमारा वहाँ का मेला है, जो रक्षाबंधन के दिन होता है, जिसमें 4 खाम होती हैं, वो 4 खाम जो हैं पत्थर से युद्ध करते हैं। उस युद्ध के बाद फिर एक पूजा की जाती है, युद्ध से पहले भी पूजा होती है और युद्ध के बाद भी। तो वो जो 4 खाम हैं वो उस स्टोन एज की रिमेन है। तो आप ये कह सकते हैं कि स्टोन एज का एक तरह से कल्चर को वो डिपिक्ट करता है। इसी के साथ ही साथ स्टोन एज का जो दूसरा है या प्री हिस्टोरिक पीरियड, उसके हैं हमारे वहाँ रॉक शेल्टर्स है, जिनको शैलाश्रय कहते हैं। इसके अतिरिक्त रॉक शेल्टर्स जो है, टोटल उनकी संख्या है उत्तराखंड में 68 रॉक शेल्टर्स हैं हमारे वहाँ। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमने उनको संरक्षित नहीं रखा है। तो ये रॉक शेल्टर्स जो हैं बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। और लखू उडियार में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे जो रॉक के ऊपर जो डिज़ाइन बने हैं, पेंटिंग की है उन लोगों ने, पुराने मानव ने, तो उसमें देखेंगे लोग हाथ पकड़ के लाइन में, मतलब एक चक्कर, गोल चक्कर में वो डांस कर रहे हैं। तो जो हमारा झोड़ा नृत्य है, जो यहाँ का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है, झोड़ा नृत्य जो है, इसका प्रारंभ आपके रॉक शेल्टर्स से ही हुआ है। तो हमारी सांस्कृतिक धरोहर जो है वो स्टोन एज भी है। इसके बाद यहाँ का इतिहास जो है वो नहीं मिलता है। जब हम डायनेस्टिक हिस्ट्री की बात करते हैं तो डायनेस्टिक हिस्ट्री से पहले यहाँ जो सेटलमेंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे।
सबसे पुराना सेटलमेंट यहाँ पर है मुंड जाति के लोगों का। मुंड जाति के जो लोग हैं उन्होंने यहाँ जो कोल रहते थे, कोल लोगों को उन्होंने पराजित किया, कोल या मुंड जाति के लोगों को, और ये द्रविड़ थे। तो आप ये कह सकते हैं जो द्रविड़ थे उन लोगों की बसासत यहाँ पर सबसे पहले मिलती है। आज के जो शिल्पकार बंधु हैं हमारे, जिन्होंने हमारी संस्कृति को बचाया है, वो शिल्पकार लोग जो हैं वो ये द्रविड़ जो थे, जिन्होंने यहाँ मुंड और कोल लोगों को पराजित करके अपना स्थापना की, वो लोग हैं। इनके बाद जो दूसरे लोग यहाँ पर आए वो आए साउथ ईस्ट चाइना से, जिनको हम किरात कहते हैं। आज के जो ट्राइबल्स हैं, चाहे वो थारू हैं, बोक्सा हैं, जितने भी ट्राइबल्स हैं, मतलब उनके बारे में कहा जाता है कि वो साउथ ईस्ट चाइना से आए हैं और वो किरात हैं। और किरात लोग जो थे बहुत अच्छे योद्धा थे। महाभारत के युद्ध में इन्होंने पांडवों को सहयोग भी दिया था और महाभारत युद्ध का कोई निर्णायक युद्ध बनाने में इनका सहयोग रहा है। इसके बाद जो यहाँ की अधिकांश जनता है वो है खस। खस जो है ये आए हैं सेंट्रल एशिया से। तो खस लोग जो हैं वो न केवल उत्तराखंड में बसे बल्कि वो आसाम तक गए। तो खस यहाँ पर बड़े महत्वपूर्ण जाति है। उसके बाद यहाँ पर आए प्री वैदिक एरियंस, और प्री वैदिक एरियंस के बाद फिर आर्य लोग आए, और आर्य लोगों के बाद फिर जितने भी यहाँ पर आक्रांत आए अप टू 1815 बाय एंड लार्ज वो यहाँ पर बसे। तो इस तरह से जो यहाँ पर बसासत हुई है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑल कम्युनिटीज़ एंड रेसेस। इसी वजह से उत्तराखंड को अगर आप देखें, इट इज़ मिनी इंडिया, जहाँ हर जाति, हर लोग हैं। अंग्रेज़ लोग भी यहाँ पर आके बसे, अब वो एंग्लो इंडियंस हो गए हैं, फिर क्रिश्चियंस हैं वो लोग भी यहाँ पर बसे, सिख लोग भी यहाँ पर बसे। और उनका यहाँ पर बसना जो था वो डिज़ास्टर की वजह से हुआ। और वो लोग यहाँ पर इसलिए आए क्योंकि यहाँ पर जलावन लकड़ी की कमी नहीं थी, चारे की कमी नहीं थी, पानी की कमी नहीं थी, और इसी के साथ ही साथ यहाँ पर कंदमूल आदि जो हैं उसकी भी कमी नहीं थी। जैसे मैं आपको बताऊं कि आज भी जब जंगल काफ़ी कम हो चुके हैं तो हमारे वहाँ आप ये कह सकते हैं कि 375 स्पीशीज़ ऑफ ये जो कंदमूल आदि हैं, वाइल्ड एडिबल्स जिसको कहते हैं, कंदमूल आदि जो हैं, इसकी 375 स्पीशीज़ आज भी हैं। और जो जंगली फल हैं जैसे काफल है, हिसालू है, इसकी भी अबाउट 175 स्पीशीज़ हैं। मेडिसिनल प्लांट्स की 701 स्पीशीज़ हैं। तो मेडिसिनल प्लांट्स भी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर जो लोग आके बसे थे, जिनके बारे में लोगों ने नहीं लिखा है, उन्होंने ट्रीटमेंट की एक नई साइंस यहाँ पर डेवलप की थी, जिसको कहते थे फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी के मतलब ये है कि ऐसे पेड़ पौधे जिसको आप साधारण ढंग से भी प्रयोग में ला सकते हैं और जिससे आपकी बीमारी दूर हो सकती है। जैसे मैं आपको बताऊं, शिशौना है जो, जिसको बिच्छू घास कहते हैं, अगर आपके गठियावाद हो गया या आपके जॉइंट्स में पेन है जिसको ऑस्टोआर्थराइटिस कहते हैं, तो आप शिशौना जो है उसकी 2-3 पत्तियां उबाल के डेली अगर आप लगातार पिए 1.5-2 महीने 4 महीने, तो आपका वो जो जोड़ के दर्द हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरह से आप ये देखेंगे कि जिसको गठियावाद हो जाता है, जिसका यूरिक एसिड बढ़ जाता है, वो लोग जो हैं जहाँ जहाँ गांठ उनके पड़ जाती है, वो चीड़ के जो वृक्ष है उससे जो लीसा निकलता है, जो टर्पेंटाइन जिससे बनता है, उस लीसे से वो मालिश करते हैं। उससे फ्रैक्चर अगर हो जाए, फ्रैक्चर में भी बड़ा लाभदायक है। जैसे शेर की चर्बी है वैसा ही लाभ उससे भी होता है। तो यहाँ पर फार्माकोग्नोसी डेवलप हुई और बाहर से लोग आके इतने बसे। आपको ये भी आश्चर्य होगा कि आपको शायद मालूम नहीं होगा कि प्राइम कल्टिवर्स ऑफ पैडी, प्राइम कल्टिवर्स तो उनका साइंटिफिक वो है, प्राइम कल्टिवर वही इसके मतलब है करीब जंगली धान। तो जंगली धान की यहाँ पर आज भी 340 प्रजातियाँ हैं। मतलब आपको अगर धान नहीं मिलता है, चावल नहीं मिलता है, तो अगर आपको जंगली धान का आइडिया है तो आप उससे भी अपना भोजन ले सकते हैं। वीट की ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये NBPGR जो है, ये प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज का जो हुआ है सेंटर भवानी में, उन लोगों का मानना है। तो उन्होंने 340 तो प्राइम कल्टिवर्स पैडी के ढूंढे हैं, 200 से अधिक उन्होंने गेहूं के, वीट के, और मक्का के करीब 80 स्पीशीज़। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ की बायोडाइवर्सिटी इतनी रिच थी और इसी वजह से लोग यहाँ पर आके बसे। जहाँ तक डायनेस्टिक हिस्ट्री है, तो डायनेस्टिक हिस्ट्री में आप ये कह सकते हैं कि कत्यूरी राजवंश जो है, उन्होंने पूरा संपूर्ण कुमाऊं गढ़वाल जो है वो कत्यूरी राजवंश के पास था। कत्यूरी राजवंश से पहले यहाँ पर कुलिंद राजवंश था,
कुलिंद के बाद यहाँ पर कौरव आए। 500 BC टू 300 AD आपके कुलिंद थे, 300 AD से 500 AD तक कौरव, और फिर 500 AD से 1200 AD तक आपके कत्यूर डायनेस्टी। कत्यूर डायनेस्टी जो थी वो बहुत पावरफुल डायनेस्टी थी। उनका राज्य नेपाल तक फैल गया था, उधर मुल्तान की तरफ भी था, और दक्षिण में वो करीब करीब इंडो गैंजेटिक प्लेन में भी आ चुके थे। इनकी कैपिटल जो थी वो जोशीमठ थी, और उस समय उसको कहते थे ज्योतिर्धाम। 1200 AD में जब इनका डाउनफॉल हुआ तो कुमाऊँ में तो चंद राज्यवंश आया, और गढ़वाल में जो है वो परमार राज्यवंश आया। परमार राज्यवंश जो है उसके संस्थापक थे राजा कनकपाल, जो चाँदपुर गढ़ी, जो नौटी गांव है, नौटी गांव के पास का जो एरिया है चाँदपुर गढ़ी, वहाँ पर वो निवास करते थे। और इधर कुमाऊँ में चंद डायनेस्टी जो थी, इनकी कैपिटल जो थी वो उस समय आपके चंपावत थे। परमार डायनेस्टी जो है इसके बारे में बहुत कम लिखा गया है। ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली राज्यवंश था। कनकपाल जो थे 688, 14वीं शताब्दी में उनकी संततियों में आप ये कह सकते हैं या उनके वंश में राजा अजयपाल का जन्म हुआ। राजा अजय जो था, राजा अजयपाल जो थे, उन्होंने 14वीं शताब्दी में जो गढ़वाल के 52 गढ़ थे उनको पराजित किया, गढ़पतियों को, और वो गढ़वाला कहे जाने लगे, और उनका साम्राज्य जो था उसको गढ़वाल कहते थे। तो गढ़वाल साम्राज्य में जब अजयपाल राजा थे उस समय आपके सहारनपुर वाला देहरादून से आगे तक का जो क्षेत्र था ये सब आपके गढ़वाल साम्राज्य में था। राजा अजय गढ़वाल जो थे वो नाथ पंथ में उन्होंने बहुत कार्य किया था। नाथ पंथ के बहुत ज्ञानी थे वो, और उनको आदि गुरु की संज्ञा भी दी गई थी। देवलगढ़ में जो मंदिर है, अब पता नहीं वो मूर्ति वहाँ रखी है नहीं तो एक मूर्ति उन्होंने कार्य की है, उसमें लिखा है अजय पालो को गुरु नाथ ऐसे करके लिखा है। तो वो मेरे पास है, फ़ोटो मैंने अपनी किताब में दी है। तो राजा अजयपाल बहुत इम्पोर्टेंट व्यक्ति थे। और राजा अजयपाल के वंशज जो थे, जब शिवाजी बहुत शक्तिशाली हुए थे तो शिवाजी ने उनके जो दरबारी कवि थे भूषण, उनको उन्होंने गढ़वाल भेजा था, और उन्होंने ये कहा था कि गढ़वाल के राजा के बारे में मुझे सूचना तो क्या है वो। तो उस समय उन्होंने एक कविता लिखी थी गढ़वाल के ऊपर, जिसमें कुमाऊँ का नाम भी है। मोरंग जाहूँ की जाहूँ कुमाऊँ की श्रीनगर है कि कवित्व बनाऊँ। श्रीनगर से बड़े प्रभावित हुए, और शिवाजी थे वो ये भी चाहते थे कि गढ़वाल के जो हिंदू राजा हैं वो हम लोगों के साथ मिलें, और बाकी हिंदू राजा जो हैं हम मुग़ल लोगों को ऊपर आक्रमण करें। खैर योजना उनकी नहीं बन सकी, लेकिन ये ज़रूर है कि गढ़वाल बड़ा शक्तिशाली राज्य था। और गढ़वाल में ही एक रानी पैदा हुई है जो शाहजहाँ की कंटेम्प्रेरी थी, जिनका नाम था रानी कर्णवती। रानी कर्णवती के शासनकाल में शाहजहाँ का जो जनरल था नजाबत खां, उसने गढ़वाल में आक्रमण किया, और गढ़वाल में वो बुरी तरह से पराजित हुआ। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं गढ़वाल पूर्ण रूप से स्वतंत्र था, और वो मुग़लों को किसी तरह का नजराना नहीं देता था, और नहीं उसको दरबार में जाके गढ़वाल के राजा को वहाँ सलामी देनी पड़ती थी। इसके विपरीत कुमाऊँ जो था, कुमाऊँ के जो राजा थे वो इतने शक्तिशाली नहीं थे। उनको साल में एक बार नजराना देने के लिए और गिफ्ट्स आदि जो हैं वो देने के लिए जाना पड़ता था, अपनी प्रेजेंस दिखानी पड़ती थी, और कहना पड़ता था कि हम आपके प्रति स्वामी भक्त हैं। कुमाऊँ में लेकिन एक राजा हुए हैं जिनको आप ये कह सकते हैं उस समय के हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थी, ये भी इतिहास में नहीं आया है। उनका नाम था राजा रुद्रचंद। राजा रुद्रचंद की अकबर जो है वो बहुत सम्मान करते थे, और 1558 में उनको लाहौर बुलाया था उन्होंने बातचीत करने के लिए, और इसका वर्णन जो है ये अल-बदाउनी जो है उन्होंने किया हुआ है। उनको इसलिए बुलाया कि उस युग में यूरोप में भी और हिंदुस्तान में भी फैल्कनरी, बाज पालने की कला जो है उसको बड़ा महत्व दिया जाता था, और बाज के माध्यम से लोग शिकार करते थे। इंग्लिश में कहते थे इसको फैल्कनरी। तो फैल्कनरी के सबसे ज़बरदस्त जो ज्ञाता थे और जिनको नॉलेज थी और जिनको ट्रेन करना आता था वो राजा रुद्रचंद थे। तो राजा रुद्रचंद ने को अकबर ने इसीलिए बुलाया था क्योंकि अकबर को भी फैल्कनरी का शौक़ था। इसके बाद आप ये कह सकते हैं कि 1790 कुमाऊँ में के गोरखा लोग आ गए, और 1804 में वो उन्होंने गढ़वाल पर अधिकार कर लिया। 1815 में फिर यहाँ पर अंग्रेज़ आए, और जब अंग्रेज़ आए 1815 में और यहाँ पर सिगौली की संधि हुई तो गढ़वाल को उन्होंने दो भागों में बांट दिया, ब्रिटिश गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल स्टेट।
ब्रिटिश गढ़वाल जो है वो कुमाऊं कमिश्नरी में था, और टिहरी गढ़वाल स्टेट में जो पुराना राज्यवंश था, परमार राज्यवंश, उनको उन्होंने पुनः स्थापित किया। तो ब्रिटिश कुमाऊं जो था, शुरू में जब अंग्रेज आए यहाँ पर 1815 में, तो ब्रिटिश कुमाऊं को कुमाऊं प्रोविंस कहते थे। फिर उसके बाद ब्रिटिश गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट बना 1838 के करीब, तब यहाँ पर 2 डिस्ट्रिक्ट हो गए, ब्रिटिश गढ़वाल एंड अल्मोड़ा। और 1862 में नैनीताल डिस्ट्रिक्ट बना। तो आज़ादी से पहले यहाँ 3 डिस्ट्रिक्ट थे, ब्रिटिश कुमाऊं में या ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नरी में, अल्मोड़ा, नैनीताल और ब्रिटिश गढ़वाल। नैनीताल को अंग्रेज़ लोग बहुत ज़्यादा महत्व देते थे, और ये महत्व क्यों देते थे मैं बाद में बताऊंगा। इससे पहले मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, जो बड़ी महत्वपूर्ण है। 1815 में जब अंग्रेज़ लोग यहाँ पर आए, तो हमारा इतिहास जो है उत्तराखंड का, ये इतिहास अंतर्राष्ट्रीय है। अक्सर आप इतिहास जब पढ़ेंगे तो आप कहेंगे रीजनल हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड। एक्चुअली आर हिस्ट्री वॉज नॉट रीजनल, आर हिस्ट्री वॉज इंटरनेशनल। अब हम चलते हैं 1815 में यूरोप की तरफ। यूरोप में 1815 में नेपोलियन का पतन हुआ था, और सेंट हेलिना में उनको बंदी बना गया था, और वहीं उनकी मृत्यु हुई। 1815 में ही एक संधि हुई जिसको हम कहते हैं वियना की संधि। वियना की संधि में ये निश्चय करना था कि नेपोलियन का जो अतिरिक्त साम्राज्य है, उसका विभाजन या उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया जाए। तो 1815 की जो वियना संधि थी, उसका मुख्य उद्देश्य था कि हाउ टू डिवाइड द एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लिमिट्स ऑफ नेपोलियंस एम्पायर। तो इसके लिए वियना संधि की गई थी, और वियना संधि की में रशिया ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। और चूँकि रशिया ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, तो 1815 के बाद रशिया एक वर्ल्ड पावर के रूप में उसका वो उभरने लगा। और उसी समय फिर रशिया एम्बिशियस भी हुआ, महत्वाकांक्षी हुआ। रशिया के राजाओं ने, या जिनको ज़ार कहते हैं, उन लोगों ने सोचा क्यों नहीं हम, जिस तरह से इंग्लैंड और फ्रांस और स्पेन, पोर्चुगल की कॉलोनीज़ हैं इंडिया में, हम भी अपनी कॉलोनी वहाँ पर बनाएं। लेकिन रशिया के पास दुर्भाग्यवश कोई वार्म सी पोर्ट नहीं था। अगर आप रशिया का मैप देखें आज भी, तो रशिया के जितने भी पोर्ट्स हैं वो नॉर्थ में हैं, एक तो नॉर्थ सी में और दूसरे बाल्टिक सागर में, जो 6 महीने बर्फ़ से जम जाते थे। और उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी कि आप बर्फ़ को काट के अपने जहाज़ ले जाएं। तो रशिया ने क्या किया कि उसने काला सागर में मिलिटराइजेशन शुरू किया, या आर्मी रखनी शुरू की, और ब्लैक सी के माध्यम से वो मेडिटेरेनियन में आना चाहता था, और मेडिटेरेनियन के माध्यम से वो भारत आना चाहता था। ये इंग्लैंड और फ्रांस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। तो इसलिए 1854 से लेकर 1856 में एक युद्ध लड़ा गया, जिसमें एक तरफ था रशिया और दूसरी तरफ था इंग्लैंड, फ्रांस और टर्की। इसको कहते हैं क्रीमिया का युद्ध। और इस युद्ध में रशिया जो है वो बुरी तरह से पराजित हुआ, और 1856 में जब कॉन्फ्रेंस की गई, तो क्रीमियन युद्ध के बाद उस कॉन्फ्रेंस में डिसाइड किया गया कि रशिया जो है अब वो भूमध्य सागर और काला सागर की ओर विस्तार नहीं करेगा। लेकिन रूस फिर भी भारत आना चाहता था। तो अब रूस के सामने एक ही विकल्प था कि वो तिब्बत के माध्यम से भारत आए। तो उसने ये योजना बनाई कि जो पश्चिमी तिब्बत है, वेस्टर्न तिब्बत से वो भारत में एंटर करना चाहता था। और आपको अच्छी तरह मालूम है कि वेस्टर्न तिब्बत से जितने भी रूट्स हैं वो सब ट्रेड रूट्स हैं, चाहे वो लिपू लेक हो, चाहे नीति हो, चाहे माणा हो, चाहे ऊंचा धुरा हो, ये सब जो ट्रेड रूट्स थे ये सब उत्तराखंड में थे। तो इस वजह से उत्तराखंड का अंतर्राष्ट्रीय महत्व जो था वो बहुत बढ़ गया था। एक तरफ रशिया जो था वो इंडिया पर अधिकार नहीं करना चाहता था, लेकिन अपना प्रभाव स्थापित करना चाहता था। और दूसरा इंग्लैंड जो था, अभी तक वो उत्तराखंड को इतना सीरियसली नहीं ले रहा था, क्योंकि उत्तराखंड से उसको ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं था, कोई ऐसा उसके पास यहाँ से व्यापार नहीं था जिससे वो लाभ ले। लेकिन इस घटना के बाद 1856 की संधि के बाद रशिया जो है और इंग्लैंड जो है, उन्होंने उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू किया। रशिया जो है वो ये ट्रेड रूट से आना चाहता था, और इंग्लैंड जो था उसने क्या किया कि जो हमारा उत्तराखंड है उसको ही वांटेड टू इस्टेब्लिश उत्तराखंड एज अ बलवर्क अगेंस्ट रशियन एक्सपेंशनिज्म इनटू तिब्बत। तो इस वजह से उत्तराखंड बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया, और उत्तराखंड को नॉन रेगुलेटिंग प्रोविंस डिक्लेयर किया गया, नॉन रेगुलेटिंग प्रोविंस, जबकि लगभग संपूर्ण भारत जो था वो रेगुलेटिंग प्रोविंस था। रेगुलेटिंग प्रोविंस के कानून नियम भिन्न थे,
नॉन रेगुलेटिंग प्रोविंस के मतलब उत्तराखंड के कानूनी नियम जो थे वो भिन्न थे। यहाँ पर कस्टमरी लॉ को बहुत महत्व दिया गया, लेकिन जो कस्टमरी लॉ भारत में लगता था, हम जिसको कहते हैं मिताक्षरा यहाँ नहीं लगता था, यहाँ दया भाग लगता था। और दूसरा, उन्हीं दिनों एक स्टडी हुई थी या उसके बाद में हुई थी प्रोफेसर LD जोशी की, थे तो ऐसे वकील, तो LD जोशी जी ने एक बुक लिखी है द खसा फैमिली लॉ। खसा फैमिली लॉ में भी उन्होंने ये बताने की चेष्टा की है कि यहाँ का कस्टमरी लॉ वहाँ के कस्टमरी लॉ से किस तरह से भिन्न है। अब मैं कस्टमरी लॉ पे तो नहीं जाऊँगा, उन्होंने कई बातें बताई हैं, जैसे ढांटी का संतान, सेकंड वाइफ के बच्चों को जैसे ढांटी की औलाद कहते हैं, इस तरह के उनके क्या वो होंगे राइट्स, ये सब उन्होंने बताया था LD जोशी जी ने। तो ये नॉन रेगुलेटिंग प्रोविंस था। तो यहाँ पर एक बड़ी विशेषता ये भी थी कि यहाँ पर जो कमिश्नर था उसे हाई कोर्ट के जज की पावर थी सिविल केसेस में, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो था उसको सिविल केसेस में आपके डिस्ट्रिक्ट जज की पावर्स थी। तो हमारे लोग जो थे हमको इलाहाबाद नहीं जाना पड़ता था, हमारा हाई कोर्ट जो था, क्योंकि हमारे वहाँ ज़्यादा केसेस सिविल होते थे, क्राइम तो होता नहीं था, तो सिविल केसेस के लिए हम अपने कमिश्नर के पास आ सकते थे। तो इस तरह का उन्होंने सिस्टम किया। और इसके साथ ही साथ ये भी किया कि यहाँ पर जो ICS ऑफिसर्स होंगे, DM कमिश्नर, उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम जाके इंग्लैंड में पास करें। यहाँ उन्होंने क्या किया, जो आर्मी ऑफिसर्स थे उनको भी उन्होंने डायरेक्ट ICS बना दिया बिना इम्तहान के। जैसे सर हेनरी रैमजे था, कर्नल गोवान था, ये आर्मी ऑफिसर्स थे। सर हेनरी रैमजे को उन्होंने डायरेक्ट जो है यहाँ पर उन्होंने उनको सीनियर असिस्टेंट कमिश्नर का जो पद है वो उन्होंने उनको दे दिया। तो ये सिस्टम उन्होंने किया, और ये सिस्टम बड़ा अच्छा था, क्योंकि इस एरिया में जो ICS ऑफिसर्स लंदन से पढ़ के आ रहे थे वो यहाँ पर प्रशासन नहीं चला सकते थे। कारण ये था क्योंकि यहाँ की टेरेन, यहाँ का जो एरिया थी, यहाँ का जो भूगोल था, उस भूगोल में आपको पैदल बहुत ज़्यादा चलना पड़ता था इस क्षेत्र में। तो उसके लिए टफ़ ऑफिसर्स चाहिए। तो टफ़ ऑफिसर्स कौन थे? आर्मी के। तो आर्मी ऑफिसर्स जो थे उन लोगों को यहाँ पर इंडियन सिविल सर्विसेज में लिया गया। तो उत्तराखंड का जो इतिहास है अंग्रेज़ों का टाइम का, वो हम लोग नहीं समझ पाए हैं। उत्तराखंड के इतिहास में 2-3 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं जो मैं अभी बताऊंगा कि कहाँ पर अंग्रेज़ लोगों ने गलती की और क्यों वो यहाँ से उनको जाना पड़ा। वरना आज भी अगर अंग्रेज़ लोग वो गलती नहीं करते तो हम आज भी 2024 में, आप मेरा यहाँ पर इंटरव्यू नहीं ले रहे होते, यहाँ पर कोई अंग्रेज़ बैठ के अपने यहाँ पर क्लब लो बनाया होता हमने।